हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट पे। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी ही चल रही होगी। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसे हमें कवर करना है वो है विलियम शेक्सपियर फोर पीरियड्स लिटरेरी कैरियर इन सिंपल वे। ये आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि विलियम शेक्सपियर के टाइम पीरियड को फोर पार्ट में डिवाइड किया गया है। जिन्होंने किसने किसने किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो विलियम जे लॉन्ग ने किया है, जो कि अ पीरियड ऑफ early experiment, a period of rapid growth and development, a period of gloom and depression, a period of restored serenity of calm after storm। ये चार पीरियड को डब्ल्यू जे लॉन्ग ने इनके विलियम शेक्सपियर के चार पीरियड को इस नाम से डिवाइड किया है। तो इसको हम अच्छे से इस वाले वीडियो में कवर करेंगे फ्रेंड, क्योंकि विलियम शेक्सपियर के हर एक टॉपिक को हमें कवर करना अच्छे से आना चाहिए। सब कुछ आपकी तैयारी अच्छे से होगी तभी आप एग्ज़ाम में अपना 100% देकर आएंगे। तभी आपके हाथ में सैलरी 60,000 की सैलरी आपके हाथ में 2023 के लास्ट तक, या फिर जब भी ये वैकेंसी क्लियर होगी 2024 में, जब भी इसका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में आपका नाम ज़रूर हो। अगर हर एक टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे तभी आपका नेम उस रिजल्ट में होगा। तो फ्रेंड, इसका हमारा क्लास सेकेंड है। ये फर्स्ट क्लास हम बना चुके हैं जिसमें विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी को हम बहुत अच्छे से कवर किए थे, एकदम सिंपल वे में, जिस भाषा में मुझे समझ में आता है उसी सिंपल वे में मैंने आपको समझाया है। आई होप आपको भी अच्छा ही लगा होगा अगर देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिए। फिर सेकंड जो हमारा क्लास है, आज यही टॉपिक है हमारा, विलियम शेक्सपियर फोर पीरियड्स लिटरेरी कैरियर इन सिंपल वे। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको ये टॉपिक आज कवर कराऊंगी फ्रेंड। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, अगर हम विलियम शेक्सपियर के फोर पीरियड को इस प्रकार से डिवाइड किया गया है, अगर हम उस तरीके से पढ़ेंगे जैसे कि उनके लाइफ टाइम के हिसाब से पढ़ेंगे कि उनके लाइफ में उस टाइम क्या चल रहा था, वो उनके अंदर जब बचपना था, फिर उनके अंदर मतलब कि वो थोड़े सीरियस हुए, उसके बाद उनके साथ कुछ ऐसे घटना हो गए कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब थोड़ा डीप में रहने लगे। उसके बाद जब उनका रिटायरमेंट का टाइम आया तो फोर पीरियड को जिस हिसाब से उनकी लाइफ चल रही थी उसी हिसाब से वो अपने वर्क को लिख रहे थे ना, उसी हिसाब से वो अपने वर्क को पब्लिश करा रहे थे, आप कह सकते हैं। तो उनके वर्क में उनके दिनों के पूरे ही मतलब जैसे उनके लाइफ टाइम में चल रहा था, आपको पूरा पूरा झलक देखने को मिलेगा। किस प्रकार से मिलेगा वही मैं इस वीडियो के थ्रू आपको समझाऊंगी, जिससे के बाद आप कभी भूलेंगे नहीं। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश प्ले राइट एंड पोएट, आपको सभी को पता है कि वो एक इंग्लिश प्ले राइट भी थे और पोएट भी थे। रिकॉग्नाइज इन मच ऑफ द वर्ल्ड इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ड्रामेटिस्ट, मतलब कि सभी ड्रामेटिस्ट में विलियम शेक्सपियर तो जाने माने हस्ती हैं, आपको बताने की ये जरूरत नहीं पड़ेगी। शेक्सपियर्स प्लेस कम्युनिकेट अ प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ वेल्स स्प्रिंग्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मतलब लोग इतने राइटर जब इनके पे क्रिटिक करना फ्रेंड स्टार्ट किए तो वो लोग सोच रहे थे कि एक बंदा इतना ज़्यादा ह्यूमन बिहेवियर को कैसे ज़्यादा इतना डेप्थ में जाके कैसे समझ सकता है, इतना इतना उसके पास, एक बंदे के पास इतना नॉलेज कैसे है। जैसे कह सकते हैं ना कि ये विलियम शेक्सपियर के पास तो सब लोग इतना ज़्यादा उनके वर्क पे सब कुछ इतना खोजबीन किए, बट समझ ही नहीं पा रहे कि एक बंदा इतने अपने एक लाइफ में इतना ज़्यादा वर्क कैसे वो लिख सकता है, कैसे वो इतना वर्क क्रिएट कर सकता है, और कैसे वो एक ह्यूमन लाइफ में को इतने अच्छे से कैसे समझ सकता है। तो यही पास उनको दिखाया गया है कि शेक्सपियर प्लेज कम्युनिकेट अ प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ द वेल स्प्रिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मतलब अपने अपने जो वर्क में है उन्होंने गजब का उन्होंने दिखाया, क्या दिखाया, ह्यूमन बिहेवियर को किस प्रकार से समझा जा सकता है, किस प्रकार से उन्होंने समझ के अपने पूरे वर्क में उतारा है। रिवील्ड थ्रू पोर्ट्रेट्स ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब उनके जो भी कैरेक्टर हैं हर एक कैरेक्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब कि हर ह्यूमन बिहेवियर का हर एक कैरेक्टर एक सिंबल की तरह उन्होंने यूज़ किया है, एक सिम्बलाइज कैरेक्टर की जैसे यूज़ किया है कि हर एक कैरेक्टर को, हर एक ह्यूमन बिहेवियर को निभाने का एक अच्छा तरीका उन्होंने किस प्रकार से दिया है। ये आज तक भी जो अदर पोएट हैं या फिर राइटर हैं ये खोजने में सोचते हैं कि ये कैसे एक कैरेक्टर कैसे इतना सब कुछ कर सकता है। His use of poetic and dramatic means to create a unified aesthetic effect out of a multiplicity of vocal expression and actions is recognized as a singular achievement, and his use of poetry within his plays to express the deepest levels of human motivation in
individual. The individual, social and universal situation is considered one of the greatest accomplishment in literary history. मतलब कि इन्होंने जितने वर्क तो वो इन्होंने किए उतने में तो ह्यूमन बिहेवियर को एकदम अच्छे से इन्होंने प्रेजेंट भी किया, बट और साथ ही साथ उन्होंने जो उसके उस ड्रामा में एक प्रकार से पोइट्री एलिमेंट्स को लिया, या फिर इनके या किसी पोइट्री को देख लीजिए, उसमें इन्होंने जैसे एक अलग अलग किसी क्या मीन्स इतना डीपेस्ट ह्यूमन मोटिवेशन को उसमें डाला है, एक प्रकार के सोशल टर्म को उसमें डाला है, मतलब सारे सोशल टर्म को उस टाइम के सोशल वर्क को भी ये अपने वर्क में उतारते थे, सोशल जो जितनी प्रॉब्लम्स थी। और एक प्रकार से इन्होंने अपने वर्क में क्या दिखाया है फ्रेंड, यूनिवर्सल सिचुएशंस को बहुत ही अच्छे से इन्होंने प्रेजेंट किया है अपने पूरे ही वर्क में, इनके वर्क में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए क्या विलियम शेक्सपियर जो माने जाते हैं, ही इज़ अ वेल नोन ग्रेटेस्ट राइटर माने जाते हैं। सिचुएशन कंसिडर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एकम्प्लिशमेंट इन लिटरेरी हिस्ट्री में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये माने जाते हैं। ऑल ऑफ द परसाइज डेट ऑफ मैनी शेक्सपियर प्लेस इज डॉप्ड, उनके मतलब कुछ प्लेस के जो डेट हैं वो डॉट में रखे गए हैं, डाउट में। हिज ड्रामेटिक करियर इज जनरली डिवाइडेड इनटू 4 पीरियड्स, ये देखिए 4 पीरियड्स यहाँ पर डिवाइड किया गया है, चाहे वो W.J. लॉन्ग के द्वारा 4 पीरियड डिवाइड किया गया हो, चाहे 19th सेंचुरी राइटर एडवर्ड डाउडेन के द्वारा किया गया हो क्लासिफाइड। तो इन दोनों ने ही विलियम शेक्सपियर के टाइम पीरियड को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसका मतलब तो एक ही है। पहले मैं ये वाला जो हम लेकर आए हैं वो लेट 19th सेंचुरी प्ले राइटर हैं, कौन है, एडवर्ड डाउडेन मैं आपको लिख देती हूँ, बहुत फेमस राइटर हैं ये, एडवर्ड डाउडेन, डी है फ्रेंड, ये DOWDEN, एडवर्ड डाउडेन है। तो एडवर्ड डाउडेन के थ्रू ये है, फिर मैं इसके बाद आपको चार्ल्स लैम्ब का भी कराऊंगी, दोनों का मिलता जुलता ही है, बस आपको समझने भर की देरी है। तो इन्होंने जो प्रेजेंट किया है, उन्होंने चार पीरियड को उनको प्रेजेंट किया, और उन पीरियड का आप थोड़ा सा टाइम पीरियड देख लीजिए, सन देख लीजिए। द फर्स्ट पीरियड इज अप टू 1593, इन्होंने 1593 तक के पीरियड को क्या कहा है, फर्स्ट पीरियड कहा है। और सेकंड पीरियड किसको कहा है, 1594 से लेकर 1600 तक को इन्होंने सेकंड पीरियड कहा है। द थर्ड पीरियड किसको, 1601 से लेकर 1607 तक का ये थर्ड पीरियड है। और लास्ट एंड फोर्थ पीरियड को डिवाइड किया है 1608 तक, मतलब कि ये जो लास्ट का पीरियड है यहाँ से ये तक डिवाइड किया है। तो आई होप आपको ये इनका ये टाइम पीरियड तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में यहाँ से नहीं बनते, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि एक वर्क निकाल के आपको सामने आपके क्वेश्चन पढ़ रहेगा, एक वर्क का पूछ लिया जाएगा कि ये वर्क विलियम शेक्सपियर के कौन से टाइम पीरियड से बिलोंग करता है। तो इस प्रकार के अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते होंगे ना। तो इसलिए मैंने कहा कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो एक हम लोग थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट पीरियड को अच्छे से समझ लेते हैं। द फर्स्ट पीरियड, इसको देख लेते हैं। दिस पीरियड इज आल्सो नोन एज द इन द वर्कशॉप, जो इन्होंने मतलब क्या कहा है कि इनका जो फर्स्ट पीरियड था एक प्रकार से वर्कशॉप की तरह, जैसे प्रयोगशाला, जैसे छोटे बच्चे नहीं रहते कि कोई चीज़ सीखने के लिए वर्कशॉप में उतरते हैं, तो यही इन्होंने कहा है कि जब जो उनका फर्स्ट पीरियड था, जिसका टाइम पीरियड इन्होंने क्या बताया है फ्रेंड, इसका टाइम पीरियड क्या बताया है, 1593 है ना, फर्स्ट पीरियड का टाइम पीरियड ये तो बताया, 1593 बताया। तो इन्होंने कहा कि ये इनका क्या था, इन द वर्कशॉप पीरियड था, या फिर कह लीजिए द पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन था, जिसमें क्या करते विलियम शेक्सपियर अभी दुनिया में मतलब राइटर के कैरेक्टर में कैरियर में उतरे हुए थे, जो कि वहाँ पास वो क्या कर रहे थे, वर्कशॉप में क्या कर रहे थे, थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो यहाँ पास क्योंकि इनकी इस टाइम के वर्क में थोड़ी सी क्या दिखती है फ्रेंड, इमेच्योरिटी देखने को मिलती है। जो फर्स्ट पीरियड के जितने भी वर्क हैं, आप चाहे कह लीजिए, चाहे टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना हो गया, या फिर रिचर्ड सेकंड हो गया, या फिर कॉमेडी ऑफ एरर्स हो गया, इतने ही मतलब कि ह्यूमर से भरे हुए हैं कि थोड़ी सी बचपना, थोड़ी सी मेच्योरनेस इन सब वर्क में देखने को मिलेगा। इसीलिए इस जो फर्स्ट पीरियड को कहा गया है, क्या कहा गया फ्रेंड, इन द वर्कशॉप कह लीजिए, या फिर द पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंट कह लीजिए। शेक्सपियर वॉज इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग हिज क्राफ्ट बाई एक्टिंग, क्या कर रहे थे वो, अपनी एक्टिंग के द्वारा थोड़ा सा मतलब कि क्राफ्ट को सीखने की कोशिश कर रहे थे। एंड देन रिवाइजिंग एंड मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग प्ले, और उसको क्या कर रिवाइज करके और मॉडिफाई करके
लिए क्या एक एक मतलब कि एक एक्साइटिंग सा प्ले क्रिएट करने की एक कोशिश कर रहे थे कि कुछ मेरे से अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा प्ले मैं भी लिख सकूँ। वो क्या कर रहे थे, एक प्रकार का वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपने फर्स्ट पीरियड में। सो हिज अर्ली प्लेज आर कैरेक्टराइज्ड बाय इमेच्योरिटी एंड क्रूरटी। तो उनके अर्ली प्लेस में है जो फ्रेंड क्या दिखा गया है, इमेच्योरिटी दिखा गया एंड क्रूडिटी देखा गया है। देयर इज अ सुपरफिशियलिटी इन थीम, ट्रीटमेंट एंड कैरेक्टराइजेशन। क्या है दिखा गया है उनके थीम में, और क्या दिखा गया है, सुपरफिशियलिटी इन थीम दिखा गया है एंड ट्रीटमेंट एंड कैरेक्टराइजेशन, मतलब कि उनके थीम में भी सुपरफिशियलिटी देखा गया, उनके कैरेक्टराइजेशन में भी देखा गया। बट एट द सेम टाइम दिस वर्क आर कैरेक्टराइज्ड बाय मोर यूथफुल एक्सुबरेंस ऑफ इमेजिनेशन। मतलब ये तो था ही, बट इसी पीरियड में इन्होंने देखा कि एक प्रकार से इन्होंने जो यूथ के थे उनके कि क्या ह्यूमन कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से इन्होंने अपने सारे ही वर्क में बहुत अच्छे से इन्होंने क्या किया, प्रेजेंट किया है। बाई एक्स्ट्रावेगेंट ऑफ लैंग्वेज, बहुत सारे लैंग्वेज का मतलब कि लैंग्वेज का क्या किया, एक्स्ट्रावेगेंट यूज़ किया है। एंड आल्सो बाई यूज़ ऑफ पंस का भी यूज़ किया इन्होंने अपने वर्क में। कंसिड्स इटीसी द वर्क ऑफ द पीरियड आर द, जैसे कि अब इस टाइम का देखिए, ये तो मैंने बता दिया कि इस टाइम जो फर्स्ट पीरियड को इन्होंने डिवाइड किया है वो क्या था, एक प्रकार से इन द वर्क्स ऑफ कह लीजिए या फिर द पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन कह लीजिए। बट अब एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि जैसे वर्क दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि ये कौन से पीरियड से बिलोंग है, तो आपको थोड़े कुछ याद करने पड़ेंगे। अब वैसे तो देखिए आपको पता ही चल जाएगा, क्योंकि मैंने बता दिया ना कि जहाँ पास आपको थोड़ा सा कॉमेडी टाइप का कुछ देखने को मिले या फिर मतलब कि थोड़े से हिस्टोरिकल, तो आप फर्स्ट पीरियड लगा दीजिएगा। जैसे कि आप देख लीजिए टाइटस एंड्रोनिकस में इतना खूनी खराब ब्लडी शडी है कि एक मतलब कि इसमें भी थोड़ी सी इमेच्योरिटी देखने को आपको टाइटस एंड्रोनिकस में भी देखने को मिलेगा, हेनरी सिक्स में मिलेगा, रिचर्ड थर्ड में मिलेगा, रोमियो एंड जूलियट में मिलेगा। रोमियो एंड जूलियट, जब इनका रोमियो एंड जूलियट आया था फ्रेंड, तो इनको बहुत ही ज़्यादा फेम लेकर आया था। तो रोमियो एंड जूलियट में इनको एक प्रकार से इन्होंने एक ह्यूमन कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया है, उनके क्या कहते हैं, उनके लव को प्रेजेंट किया है। तो बहुत ही अच्छे से रोमियो एंड जूलियट में इन्होंने पूरे ह्यूमन के बिहेवियर को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया है ना। तो आप अगर पढ़े होंगे रोमियो एंड जूलियट तो आप समझ रहे होंगे कि विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट पीरियड भले ही था, उन्होंने इमेच्योरिटी भले ही दिखाई, बट उसमें भी इन्होंने लैंग्वेज के कई तरीकों को यूज़ किया, मतलब कई लैंग्वेज इसमें मतलब कि आपको देखने को मिलेगा। एक एडल्ट का किस प्रकार से फीलिंग हो सकता है, किस प्रकार से उनका बिहेवियर हो सकता है अपने लव के थ्रू, तो ये सब इन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। लव स्लेवर्स लॉस्ट में चाहे देख लीजिए, चाहे कॉमेडी ऑफ एरर्स में क्या देख रहे हैं, एकदम बिल्कुल ही आप पढ़ेंगे तो लगेगा बिल्कुल ही जैसे कोई नया बच्चा लिख रहा हो। तो कॉमेडी ऑफ एरर्स पढ़ के आपको ऐसा ही लगेगा, मतलब कि इधर दौड़ रहे हैं, उधर दौड़ रहे हैं, ये जुड़वा है, वो जुड़वा है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, रिचर्ड सेकेंड, मोर एवर ही कंपोज टू लॉन्ग। इस टाइम देखिए इतना वर्क तो इन्होंने लिखा था कि जो इनका फर्स्ट पीरियड से ये सब वर्क बिलोंग हो गए। तो कौन कौन से हो गए फ्रेंड, टाइटस एंड्रोनिकस, हेनरी सिक्स, रिचर्ड थर्ड, रोमियो एंड जूलियट, लव स्लेवर लॉस्ट, कॉमेडी ऑफ एरर्स, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, रिचर्ड सेकेंड, इतने तो इनके प्लेस हो गए। अब इन्होंने उसी फर्स्ट पीरियड में ही 2 पोएम भी इन्होंने लिखा था। तो उस 2 पोएम को का नेम मैं बता देती हूँ कि कौन कौन से 2 पोएम को इन्होंने कंपोज किया था। तो जैसे वीनस एंड एडोनिस को किया था, और द रेप ऑफ लुक्रेस, ये दोनों ही बहुत ही अच्छी पोएम है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए। और इन दोनों से फ्रेंड क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं एग्जाम में। तो इन दोनों पोएम को भी इन्होंने अपने फर्स्ट पीरियड में ही कंपोज किया था। तो आई होप आपका फर्स्ट पीरियड बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देन हम बात करते हैं अपने सेकेंड पीरियड की। सेकेंड पीरियड, दिस पीरियड इज नोन इज इन द वर्ड, मतलब कि फर्स्ट पीरियड तो उनका एक्सपेरिमेंट का हो गया, लेकिन अब वो सब एक्सपेरिमेंट करके सब कुछ सीख चुके हैं, अब वो दुनिया में आ गए हैं। दुनिया में अब उनके वर्क काफ़ी फेमस हो चुके हैं। रोमियो जूलियट फेमस हो गया, कॉमेडी ऑफ एरर्स फेमस हो गया, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये सब क्या है, काफ़ी फेमस वर्क हो गए थे। और जब इन्होंने रेप ऑफ लुक्रेस लिखा और वीनस ऑफ एडोनिस, वीनस एंड एडोनिस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम मानी जाती है इनकी। इसकी वजह से इन लोग काफ़ी ये मतलब विलियम शेक्सपियर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए। तो अब इनका क्या हो गया, इन द वर्ड इसलिए यहाँ पास यूज़ हुआ है कि अब वर्ड में ही इनकी पहचान बन चुकी थी, इन्होंने अपनी एक अच्छी खासी पहचान बना ली थी। तो इसलिए इस सेकंड पीरियड को क्या कहा गया है फ्रेंड, इन द वर्ड कहा गया है, या फिर कह लीजिए द पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, द पीरियड ऑफ ग्रेट कॉमेडीज एंड क्रॉनिकल प्लेस। तो ये इस वाले पीरियड में इन्होंने ग्रेट कॉमेडीज़ को लिखी या फिर क्रॉनिकल प्लेस को लिखी, मतलब कि क्रॉनिकल नहीं होता जैसे कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, जैसे एक ही किसी एम्पायर का कई उसमें कहानी दिखाना, वो होता है क्रॉनिकल।
तो मतलब उन जनरेशन एक ही एम्पायर के या फिर कह लीजिए एक ही किंग के, एक ही फैमिली के कई जनरेशन को दिखाना क्या होता है, क्रॉनिकल होता है। तो इस प्रकार से कई क्रॉनिकल प्लेस में इन्होंने लिखे। तो इसलिए इनका सेकंड पीरियड क्या हो जाता है कि हाँ भाई, दुनिया में विलियम शेक्सपियर के सब जानने लगे थे, इन्होंने अपनी अच्छी खासी पहचान बना ली थी। तो सेकंड पीरियड क्यों क्या क्या नाम दिया गया है फ्रेंड? पहली बात नोटिस कर लीजिए, इन द वर्ड दिया गया है, द पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की दिया गया है, द पीरियड ऑफ ग्रेट कॉमेडीज एंड क्रॉनिकल प्लेस दिया गया है। तो आई होप आपका इतना तो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, the works of this period saw a rapid growth and development in the mind of this great writer। तो ये मैंने आपको बता ही दिया। the works reflect a deeper knowledge। अब देखिए वहाँ पर जैसे कि फर्स्ट वाले पीरियड में इनके जैसे कॉमेडी ऑफ एरर्स हो गए, काफ़ी ऐसे थे जिसमें आपको इमेच्योरिटी देखने को मिल रही थी, बट ऐसा कुछ भी इसमें नहीं था। यहाँ पास क्या हो गया था, एक इनको एक ह्यूमन नेचर के बारे में क्या हो गया था, एक डीपर नॉलेज हो गया था। इनके वर्क में आपको देखने को मिलेगा कि जैसे इनका वर्क हो गया, चाहे आपको देख लीजिए मर्चेंट ऑफ वेनिस देख लीजिए, चाहे 12th नाइट देख लीजिए, चाहे किंग जॉन, इन सबको पढ़ेंगे तो ये द मेरी वाइफ ऑफ विंसडोर, इसमें इन सब में पढ़ेंगे ना तो एक प्रकार के इनको ऐसा लगेगा कि ये ह्यूमन के नेचर को बहुत ही अच्छे से भली भांति से मतलब बहुत ही अच्छे से ये समझते थे और उसी तरीके से अपने वर्क में उन सारे कैरेक्टर को उतारते थे। तो सेकेंड पीरियड इनका क्या हो गया फ्रेंड, द पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी इस पीरियड को कहा जाता है। तो इस पीरियड में देखा क्या गया है, डीपर नॉलेज ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन नेचर को देखा गया है इनके सारे वर्क में। दिस पीरियड इज शार्पली मार्क्ड बाय एन एटमॉस्फेयर ऑफ मर्थ एंड जेंटी, अ फ्रैंक इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ह्यूमर एंड रोमांस। तो इनके इस वाले पीरियड में आपको ह्यूमर भी देखने को मिलेगा और रोमांस, इन दोनों का परफेक्ट बैलेंस आपको देखने को इनके वर्क में मिलेगा, जितने भी सेकेंड पीरियड के वर्क हैं इनके। फ्रेंड ये फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड ऐसा सोच के विलियम शेक्सपियर ने नहीं लिखा था। इनका पीरियड ये आगे चल के जो आगे के राइटर हैं वो डिवाइड किए। मैंने आपको पहले ही बताया कि डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने डिवाइड किया है और कौन डिवाइड किया है, एडवर्ड डाउडेन ने डिवाइड किया है। ये विलियम शेक्सपियर ऐसा सोच के नहीं लिखते थे, बट ऐसा होता है कि जब इंसान खुद लिखना शुरू करता है तो जो उसके माइंड में चलता है इंसान वही चीज़ लिखता है ना। तो जैसे कि शुरू में वो जब उतरे थे अपने राइटिंग करियर को लिखने के लिए, उसको शुरू करने के लिए, तो उतना माइंड उनका डेवलपमेंट नहीं था, उनका माइंड उतना डेवलप नहीं था, तो इसलिए वो उस तरीके के वर्क लिखते थे। बट सेकंड पीरियड तक आते आते उनका माइंड डेवलप हो गया, वो मैच्योरिटी को समझने लगे, वो ह्यूमन बिहेवियर को समझने लगे, तो उस हिसाब से वो अपने वर्क को लिखते थे। और थर्ड पीरियड में क्या होता है, थर्ड पीरियड में जब होगा वो मैं आपको थर्ड पीरियड का बताऊंगी, क्यों वो मतलब आउट ऑफ डेप्थ इनके थर्ड पीरियड को क्यों कहा जाता है ये मैं आपको बताऊंगी। बट अभी हमारा सेकंड पीरियड चल रहा है। द स्टाइल ऑफ द वर्क इज फुली फ्री फ्रॉम द क्रूटलेस अफेक्शन ऑफ द अर्लियर प्लेस, द यूज़ ऑफ राइम इज़ अबॉन्डेंट, मतलब इनके अबॉन्डेंट एक राइम का भी अबॉन्डेंट देखने को मिलेगा। एंड हिज ब्लैंक वर्ड्स, इन्होंने मोस्टली अपने वर्क कैसे में देखे हैं फ्रेंड, ब्लैंक वर्ड्स में ही लिखे हैं। सोज ग्रेटर एंड ग्रेटर ईज एंड इसर्स्टिसिटी, तो इनके ये जो वर्क हैं इस टाइम के वर्क हैं मोस्टली ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखे हैं। तो ये क्या फ्रेंड प्रेजेंट करता है, एक इलास्टिसिटी, एक ईज, ग्रेट ईज प्रेजेंट करता है, ग्रेट इलास्टिसिटी प्रेजेंट करता है। सेकंड पीरियड के जितने भी वर्क हैं ये सब आपको पढ़ के ऐसा फील होगा कि हाँ ये भाई इनके वर्क जो हैं काफ़ी फेमस होने लगे थे और काफ़ी अच्छा ये लिखने भी लगे थे अपने सेकंड टाइम में। सम ऑफ द वर्क ऑफ दिस पीरियड, अब यहाँ पास से आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में कि कौन सा वर्क है इनके सेकेंड पीरियड से बिलोंग है। तो जैसे कि आप देख लीजिए इनके सेकेंड पीरियड से कौन कौन से बिलोंग है, एज यू लाइक इट, मच अडो अबाउट नथिंग, 12th नाइट, किंग जॉन, Henry IV, Henry V, The Merchant of Venice, The Taming of the Shrew, The Merry Wives of Windsor, A Midsummer Night's Dream। तो इतने जो ये वर्क हैं इनके सेकंड पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो आई होप आपका सेकंड पीरियड भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पीरियड की। फ्रेंड कभी क्या होता है बोलने में एक दो वर्ड इधर उधर हो जाता है तो उसके लिए मैं सॉरी बोल देती हूँ, लेकिन बोलने के फ्लो में ना कभी कभी ऐसा होता है बोलने के फ्लो में वर्ड नहीं मिलता है तो कुछ उसकी जगह पे कुछ और वर्ड यूज़ हो जाता है, तो उसके लिए आप गलत मत समझिएगा ना। तो चलिए हम अपना थर्ड पीरियड शुरू करते हैं। जैसे थर्ड पीरियड को क्या कहा गया है फ्रेंड, आउट ऑफ डेप्थ। इस टाइम तक ये काफ़ी फेमस हो चुके थे, इनके मतलब रहन सहन काफ़ी एकदम अमीरों वाले हो चुके थे और एक काफ़ी ये गलत काम भी करने लगे थे। जैसे इनके कुछ दोस्त थे जो कि जेल भी जा चुके थे, ऐसा माना जाता है, ऐसे मतलब क्लियर तो नहीं है बट ऐसा माना जाता है कि विलियम शेक्सपियर पे भी काफ़ी चार्जेस लगे हुए थे, बट इनके पास उस टाइम काफ़ी पैसा था तो इन्होंने मतलब सब चीज़ से ये छुटकारा, पैसे के बल पर कुछ भी हो सकता है तो आप लोग ये जानते ही हैं, तो इन्होंने उन सबसे छुटकारा तो पा लिया। बट इनके काफ़ी फ्रेंड को फांसी वगैरह मतलब एक फ्रेंड को फांसी भी दी गई थी और काफ़ी मतलब कि उसमें जेल वगैरह का भी इनको दर्शन करना पड़ गया था। इसकी वजह से इनकी माइंड जो क्या था डेप्थ में चला गया था, तो कह सकते हैं थोड़े से ये मानसिक संतुलन इनका उस टाइम थोड़ा सा ख़राब हो गया था। तो
उनके जो थर्ड पीरियड के उस टाइम के जो वर्क ये लिख रहे थे, थर्ड पीरियड के उस टाइम के एज में आते आते, तो जो उनका माइंड जो फेस कर रहा था उस टाइम, वही प्रॉब्लम इन्होंने अपने वर्क में भी उतारा है। तो सेम जैसे कि आप देख लेंगे, इस वाले पीरियड को जो थर्ड पीरियड को कहा गया है फ्रेंड, आउट ऑफ द डेप्थ कहा गया, या फिर कह लीजिए द पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन। मतलब कि काफ़ी कुछ इनके साथ ऐसा कुछ हो गया था कि भाई इनको जेल का जाना पड़ा। ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता, मैं नहीं कह रही हूँ कि ऐसा साक्ष्य मिलता है, बट ऐसा माना जाता है कि इनके फ्रेंड तो जेल में गए थे, बट कुछ कारणों से इनको भी जाना पड़ा, बट ये पैसे वैसे देख के छूट छाट गए थे। तो इस वजह से ये काफ़ी गए थे, इन सब प्रॉब्लम की वजह से ये काफ़ी डिप्रेशन में चले गए थे, काफ़ी ग्लूम में चले गए थे, काफ़ी चिंता में ये रहते थे। तो यही सब इनको क्या मतलब कि यही सब इनके वर्क में देखने को मिलेगा। और इनके जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं फ्रेंड, मोस्टली आपको देखने को मिलेगी। जो 4 ग्रेट ट्रेजेडी, उसके मेन कैरेक्टर काफ़ी मतलब डिप्रेशन में ही रहता है। तो जो इनका माइंड फील कर रहा था, वही इनके वर्क में भी, ये अपने वर्क में भी लिख रहे थे। तो 4 ग्रेट ट्रेजेडी का पीरियड ये माना जाता है, दी थर्ड पीरियड को, द पीरियड ऑफ ग्रेट ट्रेजेडीज एंड सोम्बर द बिटर कॉमेडीज। मतलब इसमें थर्ड पीरियड में इन्होंने कॉमेडीज़ को प्रेजेंट तो किया है, बट कैसा प्रेजेंट किया है कि एक बिटर, एक खट्टास भरा, जैसे समाज में जो खट्टास कुरीतियाँ विराजमान है, उन सबको क्या करके एक मिला के उन्होंने कॉमेडीज़ के रूप में उसको लिखा है। कॉमेडीज़ प्रेजेंट किया, बट एक बिटर कॉमेडीज़ प्रेजेंट किया है। और प्योरली कॉमेडीज़ तो मैंने बताया कि फर्स्ट पीरियड में उन्होंने किया है ना। तो दिस पीरियड स्प्रीड फ्रॉम, ये पीरियड माना कब से जाता है, 1601 से लेकर 1607 तक का ये थर्ड पीरियड माना जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड शेक्सपियर मूड ग्रीव ग्लूमी, मैंने ये आपको बता ही दिया कि उनका मूड कैसा हो गया था, एक प्रकार से डिप्रेशन में वो चले गए थे ना। किस कारण से ये भी मैंने बता दिया। उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चार्जेस वगैरह लग गए थे, गलत काम में वो फंस गए थे, या फिर कह लीजिए गलत काम करने लगे थे। तो जो भी कारण हो, ये हम लोग श्योरली तो नहीं बता सकते ना, बट जो भी कारण हो, तो इनका माइंड काफ़ी डिप्रेशन में उस टाइम था। तो इनके वर्क में भी यही सब कुछ देखने को मिल रहा था। पेसिमिस्टिक एंड इवन क्लिनिकल एंड हिज डार्क कॉमेडीज बेस्ट रिफ्लेक्ट दिस मूड ऑफ शेक्सपियर। तो इनके जो जितने भी डार्क कॉमेडीज थे, इनके मूड को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, जो कि विलियम शेक्सपियर द्वारा जितने भी वर्क थर्ड पीरियड में लिखे गए हैं। दिस पीरियड मार्क्स द फुली मैच्योरिटी। अब इस टाइम तक इनके प्लेज में क्या आपको देखने को मिलेगा कि फुल मैच्योरनेस देखने को मिलेगा, मैच्योरिटी ऑफ पावर्स ऑफ इंटेलिजेंट एंड विजडम इन हिम। मतलब कि एक पावर तो इंटेलेक्ट तो देखने को मिलेगा, और विजडम भी देखने को फुली मिलेगा इनके थर्ड पीरियड के जितने भी वर्क है। द डार्कर साइड ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, आपको ह्यूमन एक्सपीरियंस के जो भी डार्कर साइड है वो भी देखने को मिलेगा। एंड ऑक्यूपाइज हिज अटेंशन इन दिस पीरियड द सीन्स एंड वीकनेस ऑफ मेन फ्रॉम द थीम ऑफ हिज प्लेस ऑफ दिस पीरियड। शेक्सपियर वर्क्स ऑफ दिस पीरियड आर, जैसे कि इस पीरियड में फ्रेंड क्या देखने को मिलेगा, अगर मानो इनके हिसाब से कि अगर मानो कोई गलत काम करता है, कोई गलत डिसीजन लेता है, तो उसको उसकी सज़ा इसी दुनिया में इसी टाइम में मिल जाती है। तो इनके हिसाब से ये था। तो जैसे कि इनके 4 ग्रेट ट्रेजेडीज कोई देख लीजिए, जैसे मैकबेथ को ही देख लीजिए कि वो कितना अच्छा इंसान रहता है, बट उसके अंदर एक गलत भावना ये आ जाती है कि वो डंकन का मर्डर कर देता है। किसके लिए, एम्बिशन के खातिर, राजा बनने के खातिर एक गलत डिसीजन लेता है, जिसकी वजह से उसका पूरा एम्पायर भी बर्बाद हो जाता है, उसकी वाइफ मर जाती है, उसका खुद का भी एंड में डेथ हो जाता है। चाहे आप किंग लियर को देख लीजिए, मतलब ओवर ऑफ प्राइड इसमें देखने को मिला है कि एक गलत डिसीजन की वजह से उसने क्या किया, एक गलत डिसीजन लेता है और उसकी पूरी मतलब कि संपत्ति चली जाती है, उसकी बेटी भी कॉर्डिया जो रहती है दूर हो जाती है उससे। और चाहे आप देख लीजिए, चाहे ओथेलो को देख लीजिए, ओथेलो भी एक गलत डिसीजन लेता है, शक करता है अपनी बीवी पे। और मतलब कि वो इस वाले पीरियड में दिखाना चाहते हैं कि अगर आप कोई गलत डिसीजन लोगे तो उसकी सज़ा आपको भरपाई के रूप में करनी ही पड़ेगी। तो इस प्रकार से जैसे कि उन्होंने कुछ गलत काम किया था तो उनको जेल भी जाना पड़ा था, कुछ दोस्तों के साथ, कुछ दोस्तों को तो उनको फांसी भी लग गई थी, कुछ दोस्त उनके जेल में ही रह गए थे। बट विलियम शेक्सपियर के पास पैसा था, ये मैंने आपको बताया है कि उनके पास पैसा था भाई। इस टाइम में उनके पास नेम, फेम, मनी सब कुछ आ गया था। थर्ड पीरियड तक वो काफ़ी फेमस प्ले राइट ऑलरेडी बन चुके थे। इस टाइम तक उनको एकदम वेल नोन कैरेक्टर ये माने जाते थे अपने भाई लंदन ब्रिटेन में। तो उस टाइम तक इनके पास काफ़ी नॉलेज था, इनके पास क्या क्वीन की अपॉर्चुनिटी थी। क्वीन इनके वर्क से काफ़ी ज़्यादा खुश रहती थी, जिससे इनके पास क्वीन की भी पावर थी। तो इस प्रकार से मतलब ये तो बाहर निकल जाते हैं अपने सारे प्रॉब्लम से, बट इनका मूड नहीं बाहर निकलता। ये फिजिकली बाहर निकल जाते हैं, बट इनका मूड क्या रहता है, उसी डिप्रेशन में रहता है। तो यही सारे वर्क में भी इनके देखने को मिलता है, डिप्रेशन मूड देखने को मिलता है। और यही अपने ट्रेजेडीज में ये दिखाते हैं कि अगर आप कोई गलत काम करेंगे तो आपको सज़ा उसकी मिलेगी ही मिलेगी। तो मैंने बता दिया आपको कि किस कारण से इनके मूड ऑफ किसमें डेप्थ में क्यों ये माना गया है। थर्ड पीरियड को क्या कहा गया है फ्रेंड, आउट ऑफ डेप्थ। तो इसीलिए इनको थर्ड पीरियड को आउट ऑफ डेप्थ कहा गया है।
और 4 ग्रेट ट्रेजेडी का भी टाइम पीरियड ये थर्ड पीरियड को माना जाता है। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि आप बार बार भूलें, इसलिए बता रही हूँ कि आप एग्जाम में जाके भूल ना जाए। तो यहाँ पास देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्क जो इसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए मोस्टली जो वर्क इनके यहाँ पूछे जाते हैं वो फर्स्ट पीरियड से पूछे जाते हैं या फिर थर्ड पीरियड से पूछे जाते हैं। और एक टेम्पेस्ट लास्ट पीरियड का, टेम्पेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेम्पेस्ट इनका क्या माना जाता है, स्वान सॉन्ग भी माना जाता है, मतलब कि इनके द्वारा लिखा लास्ट रचना है, तो वो टेम्पेस्ट को माना जाता है। तो थर्ड पीरियड की थोड़ी इंपॉर्टेंट वर्क देख लेते हैं, जैसे ऑल्स विथ दैट इंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो, जैसे 4 ग्रेट ट्रेजेडीज आप यहाँ पास देख सकते हैं। ये चारों यहाँ पास मेंशन है। एंटनी एंड क्लियोपेत्रा, कोरियोनेलिस, टिमोन्स ऑफ एथेंस एंड जूलियस सीजर। जो इनके इतने वर्क है फ्रेंड कि थर्ड पीरियड के, और थर्ड पीरियड में ये जो वर्क पब्लिश हुए थे वो तो भाई उनके कैरियर में बिल्कुल बहार ला दिए थे ना उस टाइम। तो उनके मतलब कि इस प्रकार से इन्होंने प्रेजेंट किया था कि सब कुछ भाई बहुत अच्छे से इन्होंने ह्यूमन कैरेक्टर को प्रेजेंट किया, उनकी फीलिंग को प्रेजेंट किया, उनके एम्बिशन को प्रेजेंट किया, उनके ओवर प्राइड को प्रेजेंट किया। सब कुछ इनके वर्क में देखने को मिला। हर एक कैरेक्टर हर एक फीलिंग को इन्होंने अपने वर्क में उतारा है थर्ड पीरियड के। इसलिए इस टाइम तक ये और ही ज़्यादा फेमस माने जाने लगे थे। तो यहाँ पास फ्रेंड इनका थर्ड पीरियड हुआ। नेक्स्ट हमारा आता है फोर्थ पीरियड और लास्ट पीरियड। तो इस टाइम तक कहते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा नेम और फेम सब कुछ मिल जाता है तो इंसान क्या कहता है, कुछ ना कुछ गलत काम करने लगता है। तो उनका गलत काम कब में दिखाया, थर्ड पीरियड में दिखाया। तो उसी हिसाब से जितने भी ट्रेजेडी वो थर्ड पीरियड, बट फोर्थ पीरियड में आके ये काफ़ी शांत हो गए थे, मतलब सब कुछ इनका ठीक ठाक हो गया था। अब ये सोच रहे थे कि मैं कैसे भी इस लिटरेरी करियर से क्या लूँ, रिटायरमेंट लूँ। तो बहुत इनके लाइफ काफ़ी पीसफुल हो गया था। और ये काफ़ी अपने जो न्यू प्लेस, मैंने कल वाले वीडियो में आपको बताया कि लास्ट में जब ग्लोब थिएटर के मतलब कि अचीवमेंट के बाद, उसके सक्सेस के बाद जितना भी पैसा वगैरह मिला था ग्लोब थिएटर के से, तो क्या वो कह थे कि एक स्ट्रेटफोर्ड में ही उन्होंने न्यू प्लेस नाम से अपना घर लिया था, वहाँ पास वो शांति से रहते थे। तो ये फोर्थ पीरियड में इनको क्या देखने को मिला है फ्रेंड, एक प्रकार का शांति, एक पीसफुल देखने के में इनके फोर्थ पीरियड था। तो वही इनके वर्क में भी आपको देखने को मिलेगा। दिस पीरियड इज आल्सो नोन एज द ऑन दी हाइट्स, मतलब कि ऊंचाइयों तक एकदम इनका पीरियड। तो ये जब माना गया है कि मतलब सब कुछ इनके पास था, कुछ भी ऐसा नहीं था, पैसा था, रुपया था, नेम था, फेम था, सब कुछ था इस टाइम। तो इनके फोर्थ पीरियड को क्या माना गया है फ्रेंड, ऑन द हाइट्स माना गया है, या फिर कह लीजिए द पीरियड ऑफ रीस्टोर सेरेनिटी, मतलब कि सेरेनिटी को ये रीस्टोर कर चुके थे इस टाइम पीरियड में, फोर्थ पीरियड में। द पीरियड ऑफ द लेटर कॉमेडीज एंड ड्रामेटिक रोमांसेस। तो इस टाइम तक ना आते वो कोई ट्रेजेडी लिखते थे, ना कोई हिस्टोरिकल प्लेस लिखते थे फोर्थ पीरियड में। वो क्या लिखते थे, केवल रोमांस लिखते थे, या फिर ड्रामेटिक रोमांस लिखते थे, या कॉमेडीज रोमांस लिखते थे फोर्थ पीरियड में। मतलब काफ़ी शांत हो गए थे, केवल जनता के खुशी की खातिर ये केवल लिखते थे। इन दिस पीरियड द टेम्पर ऑफ शेक्सपियर हैज चेंज, उनका के टेम्पर क्या हो गया था, बिल्कुल ही चेंज हो गया था। तो वही इनका टेम्पर चेंज, इनका मूड भी इस वाले पीरियड में चेंज दिखाई देगा। चेंज दैट फ्रॉम बीटर एंड ग्लूमी टू सेरेन एंड द पीसफुल। जैसे कि उनका पहले थर्ड पीरियड में आपको मोस्टली हमको उनका फेज, उनका जो वर्क कैसा देखने को मिला है, बीटर देखने को मिला है, ग्लूमी देखने को मिला है। बट फोर्थ पीरियड आते ही बिल्कुल वो जो ग्लूमी फेज था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, सेरेन में कन्वर्ट हो गया, एंड पीसफुल में कन्वर्ट हो गया। जो बीटर उनका वो था एक्सपेरिमेंट, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, पीसफुल में कन्वर्ट हो गया। आई होप आप समझ पाए होंगे और मैं समझा पाई होंगी, क्योंकि थोड़ा समझना ज़रूरी है। स्टोरी वाइज आप समझेंगे तो आपको वो समझने में आसानी होगी। देखिए किसी के भी जीवन से कोलरेट करके अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। अ टेंडर एंड ग्रेशियस टोन इज सीन इन हिज वर्क ऑफ दिस पीरियड। द इविल इज कंट्रोल्ड, मतलब जितने भी उनके अंदर की जो बुराइयां थी वो उनके द्वारा क्या कर दी गई थी, कंट्रोल कर ली गई थी। कंट्रोल एंड कॉन्क्यूर्ड बाय द गुड इन हिज वर्क ऑफ दिस फोर्थ पीरियड, बट एट द सेम टाइम दे ऑल्सो शोज अ डिक्लाइन ऑफ शेक्सपियर ड्रामेटिक पावर्स। और बट इस टाइम तक आते आते वो क्या सोच रहे थे कि अब जो शेक्सपियर का क्या है, ड्रामेटिक जो पार्ट्स है उसको क्या करूँ मैं, डिक्लाइन करने की कोशिश, शो करने की कोशिश ऐसा वो कर रहे थे। इनके मोस्टली सारे ही वर्क में देखने को मिल रहा है। जैसे टेम्पेस्ट को ही देख लीजिए, टेम्पेस्ट के जब लास्ट में प्रॉस्पेरो का कैरेक्टर है टेम्पेस्ट में, है ना, लास्ट में जाके वो जब वो भाषण देता है तो उसमें ऐसा लगता है कि विलियम शेक्सपियर खुद बोल रहे हैं और जनता से कह रहे हैं कि अब मुझे अपने ड्रामेटिक करियर से आप लोग आज़ादी दे दीजिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। तो ऐसे ही वो जैसे जो प्रॉस्पेरो का उस टाइम का भाषण जो लेक्चर था, वो मोस्टली सब लोग कहते हैं कि प्रॉस्पेरो के कैरेक्टर के थ्रू विलियम शेक्सपियर खुद जनता से क्या मांग रहे हैं कि अब मुझे रिटायरमेंट चाहिए। तो इस हिसाब से उन्होंने अपने फोर्थ वाले पीरियड को इस प्रकार से प्रेजेंट किया है। Carelessness is construction of theme and characterization, and also decline in style and versification can be seen in his work of this period.
तो मतलब इनके वर्क में आप काफ़ी कुछ अच्छा से देख सकते हैं, जैसे वर्शिपिक स्टाइल एंड वर्सिफिकेशन देख सकते हैं, कैन बी सीन इन इज वर्क ऑफ दिस पीरियड। और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क भी है जो कि आप देख लीजिए, जो कि मोस्टली क्या थे ड्रामेटिक रोमांसेस थे या फिर कॉमेडीज़ थी। तो ये थर्ड फोर्थ पीरियड में इनके यही थे, जैसे कि मान लीजिए जैसे पेरिक्लिस हो गए, जैसे सिम्बलिन हो गया, द विंटर स्टेल हो गया, चाहे टेम्पेस्ट। और फ्रेंड ये जो टेम्पेस्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका वर्क माना जाता है, क्योंकि ये इनका स्वान सॉन्ग भी है ना, इनका स्वान सॉन्ग भी ये माना जाता है, क्योंकि इनके द्वारा रचित, मतलब वैसे ये कोलैबोरेशन में तो वर्क कर रहे थे, बट टेम्पेस्ट ये जो अकेले लिखा जाता है वो किसी के कोलैबोरेशन में ये नहीं कर रहे थे, खुद अकेले लिख रहे थे। दी टेम्पेस्ट को इनका लास्ट स्वान सॉन्ग माना जाता है। तो आई होप आपको चारों ही पीरियड बहुत अच्छे से स्टोरी वाइज समझ में आया होगा, और आज की बात तो आप भूलेंगे नहीं ना। एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार हम लोग फिर से सन को रिवाइज कर लेते हैं ना, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि रिवाइज करना ज़रूरी है। तो एक बार हम बता देते हैं आपको, जैसे कि इनका फर्स्ट पीरियड का जो सन था वो 1593 से 1593 तक था, और सेकेंड पीरियड क्या था 1594 से स्टार्ट होता है, 1600 तक होता है। तो थर्ड पीरियड कब से हो 1601 से लेकर 1607 तक होता है, एंड द फोर्थ पीरियड इज 1608 तक। अब ये तो हो गई फ्रेंड बात किसकी हो गई थी, एडवर्ड डाउडेन द्वारा इनके फोर्थ पीरियड को डिवाइड किया गया था, ये हो गया था। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं विलियम जे लॉन्ग के द्वारा। देखिए विलियम जे लॉन्ग के द्वारा भी मतलब वही है, आपको मतलब जो मैंने स्टोरी सुनाई है, स्टोरी को ध्यान में रख के ही आप पीरियड को याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए इनका जैसे कि विलियम जे लॉन्ग ने भी कैसे डिवाइड किया है, जैसे फर्स्ट पीरियड को इन्होंने कहा है अ पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन। तो मैंने आपको बताया कि जो उनका फर्स्ट पीरियड था वो एक्सपेरिमेंट का पीरियड था, क्योंकि नया नया भी बच्चा क्या भी एक आदमी एक इंसान किस में उतरा था, राइटिंग के करियर में उतरा था, एक प्ले राइटर एक बनना चाहता था ना। और सेकेंड उनका जो पीरियड है अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें ये बनना चाहते थे, बट इस वाले पीरियड में ये बन चुके थे, काफ़ी नेम फेम इन्होंने हासिल कर लिया था, मतलब इनके करियर का क्या था, रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट इस वाले सेकंड फेज में देखने को मिला था। और थर्ड पीरियड अ पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन, ये मैंने आपको बताया कि अ पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन थर्ड पीरियड को माना ही जाता है, क्योंकि भाई इनके साथ काफ़ी कुछ बुरा हो गया था, इनके दोस्तों के साथ काफ़ी कुछ बुरा हो गया था, इनका माइंड क्या हो गया था, थोड़ा सा डिप्रेशन में चला गया था, तो यही डिप्रेशन इनके वर्क में भी देखने को मिलता है। और फोर्थ पीरियड अ पीरियड ऑफ रिस्टोर्ड सेरेनिटी ऑफ काम आफ्टर स्टॉर्म, मतलब कि जैसे कि एक तूफान आने के बाद सब कुछ शांत नहीं हो जाता, तो इस वाले पीरियड में देखिए, इस वाले थर्ड वाले पीरियड में इनके लाइफ में, इनके जीवन में काफ़ी कुछ तूफान से भरा सब कुछ एक्सपीरियंस हो रहा था। तो फोर्थ पीरियड आते आते सारा ही तूफान इनका शांत हो चुका था, और ये सोच रहे थे कि अब मैं जो मेरा ड्रामेटिक करियर उससे क्या कर लूँ, रिटायरमेंट ले लूँ और एक पीसफुल लाइफ स्पेंड करूँ अपने बर्थ प्लेस पे स्ट्रैटफोर्ड एवॉन में, मतलब कि स्ट्रैटफोर्ड में इन्होंने क्या सोचा कि अब एक पीसफुल लाइफ स्पेंड करूँ थोड़े ही टाइम तक। जैसे 1606 तक इनका टाइम पीरियड है, मैंने आपको बताया 1608 तक, और 1660 में इनकी मृत्यु भी हो जाती है, मैंने कल आपको बताया था ना 1660 में 23 अप्रैल 1660 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो इन्होंने के जो फोर्थ पीरियड था तो वहाँ पास जाके काफ़ी वर्क को इन्होंने लिखा था, तो वो उसमें इनके फोर्थ पीरियड में क्या देखने को मिला है फ्रेंड, एक प्रकार का क्या मिला गया है, काम मिला है, जैसे कि क्या एक प्रकार की सेरेनिटी देखने को मिली है, और जैसे कि एक तूफान आने के बाद सब कुछ एकदम शांत नहीं हो जाता, तो फोर्थ पीरियड में इनके यही शांति को दिखाया गया है। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक पसंद आया होगा। नेक्स्ट हम जो टॉपिक कवर करेंगे फ्रेंड, उनके जो क्रॉनिकल विलियम शेक्सपियर के जो क्रॉनिकल प्लेज हैं उसकी थोड़ी सी हम देख लेंगे, जैसे कि उनके कॉमेडीज़ के क्या क्या ईयर हैं, उनके हिस्ट्री के क्या क्या ईयर्स हैं, उनके ट्रेजेडीज़ के क्या क्या ईयर्स हैं, उनके पोइट्री की कौन कौन सी पोइट्री है, ये थोड़ा सा हम अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे ना। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वर्क भी हैं, जैसे कि सम फेमस बुक्स ऑन शेक्सपियर, किसने कौन से राइटर के द्वारा विलियम शेक्सपियर पे कौन से बुक्स लिखी गई है, वो क्रिटिक है, उनके अपॉर्चुनिटी में है, उनके मतलब कि उनको प्रेस करने के लिए वो बुक लिखी गई या फिर उनको क्रिटिक करने के लिए वो बुक लिखी गई है, ये नेक्स्ट वाले पार्ट में हम उसको लेकर आएंगे। तो हर एक टॉपिक मैं इसलिए कवर करा रही हूँ कि ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर थोड़े थोड़े इनके जो वर्क है उसके थोड़ी थोड़ी हम समरी आपको डिस्क्राइब कर देंगे। बट हम देखिए सेकेंड पार्ट यहाँ पास खत्म हो चुका है आपका सेकेंड वीडियो का, जिसमें हमने मतलब आपको जो इनका था लिटरेरी कैरियर को डिवाइड किया गया था 4 पीरियड्स में। बहुत से बच्चों को ये टॉपिक नहीं समझ में आता है, इसलिए मैंने आप लोगों को क्या एक स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। और कभी कभी ऐसा होता है ना फ्रेंड कि जो इंसान सामने वाला समझाने की कोशिश करता है, जैसा वो खुद समझ सकता है वैसे वो सामने को समझाने की कोशिश करता है, और तो इस हिसाब से आपको समझ भी आ सकता है, समझ भी आ जाता है अच्छे से, है ना। मैं सही कह रही हूँ या नहीं गलत कह रही हूँ, आप लोग एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोग को समझाने का तरीका अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कंप्लीट कराएंगे कॉमेडी, हिस्ट्री और ट्रेजेडी और पोट्री, इन सबको क्या अच्छे से कवर कराएंगे बिल्कुल अलग अलग करके। तो जिससे आप लोगों को अगर पूछ लिया जाए कि इसमें कि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं ना कि 3 क्वेश्चन तो हिस्ट्री का दे देंगे और एक अलग मतलब एक कॉमेडी उसमें डाल देंगे और पूछ लेंगे क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा हिस्ट्री प्लेस नहीं है। तो आपको पहचानना तो आना चाहिए ना कि कौन से हिस्ट्री प्लेस है और कौन से कॉमेडी प्लेस है, कौन सी ट्रेजेडी है, कौन सी पोइट्री है। अगर नहीं पहचान पाएंगे तो 1 नंबर तो आपका चला गया सीधे से। इसलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक इस वाले टॉपिक पे बना के ले आऊँगी। आपका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा इसी टॉपिक पे रहेगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, मेरे समझाने का तरीका पसंद आया होगा। तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं कि मैम थोड़ा कम बोला करिए, बट मेरे ज़्यादा बोलने का पर्पज़ यही होता है कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ सके। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपका कमेंट देख के मुझे अंदर से बहुत खुशी मिलती है और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए उतने ही मन से प्रेरित होती हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।